अध्याय 7 देख रहे हैं संघवाद। संघवाद यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बात करेंगे आज। सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है, इसकी व्याख्या भी समझेंगे, लेकिन अगर मैं एक बहुत समरी के तौर पे आपको बताऊं तो देश की एक सरकार, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, इसी तरीके से हर एक स्टेट, क्योंकि हमारा देश, मैं अपने देश की बात करता हूं, ये आप बहुत जगह लागू करिएगा। हमारे देश की बात यह है कि हमारे अलग अलग स्टेट है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, उड़ीसा है। उड़ीसा की अलग सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए एक बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। उड़ीसा में आप बीजू जनता दल, बीजेडी की सरकार है। तो स्टेट की अलग सरकार है और देश की अलग सरकार है, और इनके बीच में एक परस्पर संबंध है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है और कुछ इनकी पावर्स है। इसी को हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आजादी जब हमें मिली उस समय देश में बहुत सारे ऐसे प्रांत थे, अभी आप उसका चित्र भी देखेंगे, जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था कि भाई ये इलाका जो है इस तरीके से बन जाए, इसको हम अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली देख पाएंगे। फिर कुछ देसी रियासत थी, उनका स्वतंत्र भारत में विलय हो गया, यानी कि जो हम इंडिपेंडेंस मिली तो कई ऐसे रियासत थी जो हमारे देश में आ गई, और इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। मतलब जितने प्रांत थे उसके साथ इनको जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए ये देसी रियासत है तो इसको इस तरीके से बना दिया गया। ऐसे अब क्या हो गया है, अगर मैं पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो हमारा जो अगर व्यू देखें, मैप देखें, तो वो बदल गया है। अगर कुछ बाउंड्री ऐसी थी तो हो सकता है ये बाउंड्री 10 साल बाद कुछ ऐसी कोई हो गई हो। अब इसका कुछ अलग अलग कारण है। जैसे एग्जांपल मैं लूं कि मैसूर का नाम कर्नाटक था। मैसूर का नाम कर्नाटक जो है, मैसूर को कर्नाटक बना दिया गया। इसी तरीके से मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैसूर तो एक बहुत ही छोटी जगह है कर्नाटक में, कर्नाटक तो स्टेट है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि पहले आज जो कर्नाटक आप कहते हैं वो पहले मैसूर था। ऐसी आज जो जैसे मद्रास है उसका नाम तमिलनाडु हो गया। मद्रास बहुत छोटी सी जगह, आप बोलेंगे वो तो राजधानी है उसकी, लेकिन तमिलनाडु की, लेकिन मद्रास पूरा जो एरिया था जो आज तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है वो मद्रास के नाम से जाना जाता था। खैर अब तो चेन्नई हो गया है वो। तो संघवाद क्या है, पहले इस पे चर्चा करेंगे, और भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, संविधान के बारे में क्या प्रावधान है, क्या अलग अलग चीजें कही गई है, और सबसे बड़ी चीज है रिलेशनशिप। सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी जो एक समझने की बात है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट्स है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और बहुत स्पेशल या विशिष्ट किस्म की जो बनावट है या बुनावट है, और कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें चली आ रही हैं, समय से चली आ रही हैं, उससे कुछ राज्य हमारे बने, उनके क्या विशिष्ट प्रावधान है, उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या हर एक स्टेट को एक ही चीजें मिली हुई है, सारे पावर्स एक जैसे हैं, उसको भी चर्चा करेंगे हम। ये मैं 1947 का भारत आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो इलाका है जिसको हम कहते हैं आज कर्नाटक, उसको मैसूर कहा जाता था। ये जो इलाका है, जो तमिलनाडु का इलाका है, इसको पहले मद्रास कहा जाता था। अब ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। ऐसी जो एक छोटी सी जगह है हैदराबाद, वो एक जैसे रियासत थी बेसिकली, हैदराबाद रियासत, मैसूर रियासत, मद्रास। तो ये जो हैदराबाद है अब ये बन गया है आंध्र प्रदेश। मध्य प्रांत, जिसको अभी हम मध्य प्रदेश कहते हैं, और संयुक्त प्रांत अब ये उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। या आप राजस्थान वगैरह देख रहे हैं, राजपूताना राजस्थान हो गया। तो उस समय की बात अलग थी। एक और चीज, केरला, त्रावणकोर इसको कहते थे। यहां पर पाकिस्तान हुआ फिर बाद में चल के, ये भी पाकिस्तान रहा, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना, फिर ये भी टूट गया आगे चल के। अगर मैं आपको 2000 की बात करूं, क्योंकि अभी मैं 2020 की बात नहीं कर सकता, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो अब 2 भाग में टूट गया है, तेलंगाना भी बन गया है। टूटा तो नहीं कहूंगा, 2 भाग में विभाजित हो गया है। इसी तरीके से आप देखिए उत्तर प्रदेश ये 2 भाग में विभाजित हो गया है,
उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल था पहले, ये उत्तराखंड हो चुका है और ये उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके से और भी ऐसे कई जगह है, जैसे ये बिहार है, बिहार से निकल के फिर ये झारखंड आया। तो ये राज्य और केंद्र प्रशासित जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश की बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, और ये बाउंड्रीज किसी कारणों से चेंज हुई है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें रही और उसकी चर्चा हम करेंगे। संघवाद है क्या? यहां अलग अलग देशों की मैंने बात की है। संघवाद, पहले मैं अगर सोवियत यूनियन की बात करता हूं, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, ये एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था। 1989 में क्या हुआ, मैं इसका चित्र आपको दिखाऊंगा। ये टूट गया, विघटित हो गया, अलग अलग देशों में ये बढ़ गया। अब इनमें से कुछ ने मिलकर क्या किया कि यूएसएसआर बना लिया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। अब सोवियत यूनियन, उसके बाद उसका विघटन हुआ, और उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि अगर इतना बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, और अगर सेंटर किसी एक के पास पूरी पावर आ गई, यहां पर भाषा अलग है, यहां की संस्कृति अलग है, यहां के लोग अलग हैं, ये लोग इनके साथ क्यों रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे ना। तो अगर शक्तियां बहुत ज्यादा विकेंद्रित हो गई, मतलब बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई, और भाषा और संस्कृति अलग हुई, जैसे उज्बेकिस्तान का एग्जांपल लूं मैं, उज्बेकिस्तान की भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग है, उसका रूस से कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसे और राज्य देखिए, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान, इन सब में विभाजित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान देखिए, अब केवल ये कहना कि ये मुस्लिम बाहुल्य है और ये जो मुस्लिम बाहुल्य है, पहले मैं एक एक करके लेता हूं, पहले पाकिस्तान को देखता हूं, फिर आपको बाकी बताता हूं। ये मुस्लिम बाहुल्य है, ये मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए क्या किया था, जब अंग्रेज गए तो उन्होंने इसको विघटित कर दिया, है ना। अंग्रेज गए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग बन गया, लेकिन पाकिस्तान में एक ईस्ट पाकिस्तान बना, एक ये ईस्ट पाकिस्तान बना, ये वेस्ट पाकिस्तान बना। तो ये हुआ था धर्म के आधार पे। तो वेस्ट पाकिस्तान धर्म के आधार पे बन गया, जिन्होंने कहा कि हमारा इंडिया रहना है वो यहां रह गए, बाकी यहां चले गए, यहां आ गए। अब यहां जो पाकिस्तान बना और यहां जो पाकिस्तान बना, ये जो एरिया है वो बंगाल के करीब है, सब यहां बंगाली बोलते हैं। केवल मुस्लिम होने के नाम पे, केवल मुस्लिम होने के नाम पे एक साथ रहे, और ऊपर से इतनी बड़ी इनके बीच में डिफरेंस, इतना बड़ा क्षेत्र। तो फिर उसके बाद एक वॉर हुआ, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया गया, तो ये विघटन हुआ। इसी तरीके से यहां पर मैं आपको बता रहा था रशिया का किस तरीके से, जो सोवियत संघ था उसका कैसे विघटन हुआ। अब अल्बानिया है, अल्बानिया का क्या लेना देना है, अगर क्षेत्र देखें, लोग देखें। फिर यहां पर आइए, ये मैं कनाडा की बात करता हूं। कनाडा में क्या है कि कनाडा में एक क्षेत्र है क्यूबेक, यहां केवल फ्रेंच लोग रहते हैं और केवल फ्रेंच में बात करते हैं। तो अगर आप कनाडा जाके अगर आप सुनेंगे मोबाइल पे, तो आपको दो भाषा में सुनाई देगा, एक अंग्रेजी में, एक फ्रेंच में। तो अंग्रेजी और फ्रेंच के हिसाब से इसका विघटन होने की कोशिश की गई। तो अब ये अलग प्रोविंसेस में है, ये प्रोविंस है, कई इंग्लिश स्पीकिंग है, कई आपके क्यूबेक हो। बल्कि आपको जान के खुशी होगी कि एक ऐसा क्षेत्र है ना, वैंकूवर इलाका वगैरह है, वहां पर आप देखेंगे तो उसकी जो ऑफिशियल भाषा है वो पंजाबी है, इतने पंजाबी लोग वहां पर बसते हैं। अब हम बात करते हैं चेकोस्लोवाकिया की। यहां पर भी इस तरीके से डिवीजन हुआ, बहुत समय तक ये चलता रहा, वर्ल्ड वॉर से लेकर आगे तक। तो मैंने जो बताया इसका मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कनाडा का हुआ अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा के हिसाब से, तो हमारा जो देश है 1947 में देखें, हमने कई प्रांतों को मिलाया और संविधान को जिस तरीके से बना कि एक संघीय व्यवस्था इस तरीके की हो जिससे हमारा देश कुछ इस तरीके से चले। और जो देशों की मैंने बात की वो सब संघीय राज्य थे, लेकिन वो एक साथ रहे नहीं। वो थे तो फेडरल स्ट्रक्चर था उनका, लेकिन वो बेचारे एक साथ रह नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि संविधान अपनाना तो ठीक है, साथ इसके अलावा संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने फेडरल गवर्नमेंट तो बना दी, सोवियत यूनियन में है, यहाँ कोई टूटा नहीं। मैं बताऊं, कनाडा टूटा नहीं है। कनाडा में केवल एक अलग जगह बता दी गई है कि ये फ्रेंच स्पीकिंग है, ये इंग्लिश स्पीकिंग है। लेकिन ये जो विघटन हुआ यहाँ और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का, जो कि अब हम इसको बांग्लादेश जानते हैं, तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था तो थी, लेकिन उसकी प्रकृति या ये कहें कि जिस तरीके से उसका एम्बियंस था, ये व्यवहार था, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अदरवाइज फिर ये टूटते नहीं।
अब भाषाई डिफरेंस या फिर कोई कास्ट क्रीड का डिफरेंस, उसके हिसाब से चीजें बनी। मैं आपको बताऊं, वेस्ट इंडीज हम लोग देखते हैं, हमारे क्रिकेट खेलने आते हैं और कई जगह हम देखते हैं वेस्ट इंडीज के बहुत सारे स्टार्स हैं। अब वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, हम जानते हैं कि हमको यही लगता है कि एक देश है, लेकिन ये एक देश है ही नहीं। यहाँ ये भी हमारे जैसे वहां पर अंग्रेज थे तो ये अलग अलग उपनिवेश था इनका, तो बहुत अलग अलग इसमें क्षेत्र है, जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो करके है, ऐसी एंटीगा, अलग 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 जगह है इसमें। तो वो जो अलग अलग है, बस ये है कि वो लोग एक जैसे है, नस्लीय तरीके से एक जैसे है, लेकिन क्योंकि पावर की बात आती है, साझाकरण की बात आती है, तो इन्होंने अपने आप को एक वेस्ट इंडीज करके एक पूरा क्षेत्र बना लिया। लेकिन अभी भी हर जगह का कंट्रोल ऑटोनोमस है। तो भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और बहुत सारी विविधताएं हैं यहाँ पर। यानी हिंदुस्तान को अगर देखें, हिंदुस्तान का अगर मैं एक स्टेट उठा लूं, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट उठा लूं, ये बहुत सारे देशों से, हिंदुस्तान का एक स्टेट उत्तर प्रदेश बहुत सारे देश जो विश्व में है उनसे बहुत बड़ा है। इसकी जनसंख्या 10-50 देशों को मिला दें तो उससे भी ज्यादा है, 22-23 करोड़ इसकी जनसंख्या है। तो भारत एक महाद्वीप की तरह है, बहुत सारी विविधताएं हैं यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। कहते हैं 100 कोस चलेंगे तो भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पर बहुत सारे धर्म मानने वाले लोग होते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी धर्म आप बोलेंगे, आप एक धर्म का नाम लीजिए, वो हमारे देश में आपको मिलेंगे। तो इतनी विविधताएं हैं, SC है, ST है, OBC है, आदिवासी है, सब लोग हैं यहाँ पर। इतने सारे में समानताएं, देखिए आजादी जब लड़ी गई तब तो समानताएं थी कि भाई चलो मिल के लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय नेता जो थे, हमारे जो नेता थे, जब ये हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी या मिल रही थी या मिलने के बाद, उन्होंने ये कहा कि ये एक विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का काफी नाम होता है कि भाई हम लोग एक मतलब बहुत बड़ा गुलजार है, गुलदस्ता है, इंद्रधनुष है, और इंद्रधनुष के रंग हैं अलग अलग। तो विविधता में एकता की बात करते हैं, इसी तरीके से विविधताओं के साथ एकता की हम बात करते हैं। तो संविधान में कोई ऐसे निश्चित और कोई कठोर सिद्धांत नहीं होते हैं जो हर एक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। यानी कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप कनाडा लगा सकते हैं, कनाडा में जाके लगा सकते हैं? कनाडा की बात बिल्कुल अलग है। कनाडा जो है पूरी तरीके से मोस्टली जो बाहर से लोग आके बसे हैं, यानी जो माइग्रेंट्स है, इमिग्रेशन के कारण बसा हुआ देश है। जो फ्रेंच आए हैं वो वहां पर पहले नहीं थे, वो फ्रांस से आए हैं। जो मैं आपको एक इलाका बताया मैंने कनाडा का, वहां पूरे के पूरे पंजाबी, और जैसे आप टोरंटो जाएंगे या फिर आप देखेंगे उसके आगे टोरंटो के पूरा ही इलाका जो है उसमें मैक्सिमम आपको कौन लोग मिलेंगे? पंजाबी मिलेंगे, हिंदुस्तानी मिलेंगे, या पाकिस्तानी मिलेंगे, बांग्लादेशी मिलेंगे। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन यहां नहीं लगा सकते आप। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये नहीं तय कर सकता, क्योंकि हर एक देश की जो परिस्थिति है, ऐतिहासिक व्यवस्था है, संस्कृति है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी हमको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात तो करनी पड़ेगी कि फेडरल स्ट्रक्चर की अवधारणा क्या है, फेडरलिज्म की इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट से अगर हमने समझने की कोशिश करें तो पहली चीज ये होती है कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। ये एक प्रणाली है, ये एक तरीका है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को लागू करती है या समाहित करती है। सबसे पहले एक पूरा का पूरा एक देश जिसकी एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, जिसे हम केंद्रीय स्तर की सरकार कहते हैं। फिर हर एक, अब एग्जांपल बताऊं मैं, हिंदुस्तान में दिल्ली, ये अगर दिल्ली है तो दिल्ली में अपनी सरकार है, एक अपनी सरकार है। अगर आज की बात करूं तो मैं वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी इसके मुख्यमंत्री है। मतलब उसी क्षेत्र में एक सरकार ऑलरेडी है और उसी क्षेत्र में यूनियन गवर्नमेंट भी है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट आप ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली में बैठी है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब ये है कि वहां उसका हेडक्वार्टर जरूर है, लेकिन वो पूरे देश के लिए है। और दिल्ली का जो है उसका कोई बगल वाले हरियाणा से या फिर जो पंजाब से कोई लेना देना नहीं। ये इस क्षेत्र की सरकार है। यूनियन गवर्नमेंट की सरकार पंजाब के लिए भी, हरियाणा के लिए भी है, दिल्ली के लिए भी है। तो दो लेवल की सरकार हो गई, एक यूनियन गवर्नमेंट हो गई जो पूरे देश के लिए है, केंद्रीय स्तर की सरकार है, एक प्रांतीय सरकार जिसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, या हमारे यहाँ उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये जो है स्टेट लेवल की सरकार है। तो हर सरकार, प्रत्येक सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने इसमें एक तरीके से स्वायत्त होती है, ऑटोनोमस होती है। जैसे आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना हुआ है।
ये यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब ये है कि सारे स्टेट्स मिलके एक साथ हो गए। आप ओहायो की बात करें, आप फिलाडेल्फिया की बात करें, जितनी भी जगह जो अलग अलग आपके वो बने हुए हैं, यूटा की बात करें या टेक्सास की बात करें, ये सब मिलके एक स्टेट बनाते हैं। तो हर एक क्षेत्र जो है वो अपने आप में ऑटोनोमस है, और कई जगह जो है वहां पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में ऐसी नहीं है। भारत में आप ये कहेंगे कि मेरे पास मैं सिटीजन हूं तमिलनाडु का पहले, फिर मैं सिटीजन हूं इंडिया का, ऐसा नहीं है। हमारे पास इकहरी नागरिकता है। हम सारे के सारे, चाहे तमिलनाडु का आदमी हो चाहे वो गुजरात का आदमी, दोनों ही भारतवासी है, दोनों इंडियन है। लेकिन कई जगह पे ऐसा नहीं है। एक स्टेट की नागरिकता उसके पास अलग है, देश की नागरिकता अलग है। ये पहली चीज हो गई। दूसरे पे आता हूं मैं। दूसरा ये है कि जो दो पहचान मैं आपको बता रहा हूं, दो निष्ठा है, वो अपने क्षेत्र के भी होते हैं, राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आप गुजराती हैं तो गुजरात से आए हैं, लेकिन आप है तो हिंदुस्तानी ना, झारखंडी हो आप, लेकिन है तो आप हिंदुस्तानी। तो हर एक स्तर की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी कुछ अपनी शक्तियां हैं। यूनियन गवर्नमेंट की अलग शक्तियां हैं, अलग तरीका है इसका, अलग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी बात, जो दोहरा शासन है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देश की एक सरकार होगी, हर एक स्टेट की एक सरकार होगी, तो ये संविधान सर्वोच्च होता है यहाँ पर। यानी जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, यही डिसाइड करता है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या पावर होगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या होगा इनके पास और पावर क्या होगी। तो जितने भी राष्ट्र के हित की, मतलब पूरे देश के लिए, अगर मान लीजिए आपका एक आक्रमण हो गया तो दिल्ली गवर्नमेंट थोड़ी ना जाएगी इनसे लड़ने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट जाएगी नहीं, पूरे एक देश का की एक सेना होगी जो लड़ने के लिए जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसे विषय हैं जिसमें पूरे देश की बात आती है, जैसे मैं बताऊं, डिफेंस की बात कर लें, या फिर आप मुद्रा की, पैसे की बात कर लें, फाइनेंस की बात कर लें, तो ये सब किसके हाथ में आता है? ये आएगा यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। और इसी तरीके जो क्षेत्र के महत्व की चीज होगी, जो प्रांतीय महत्व की चीज होंगी, वो सब किसके हाथ में जाएंगी? वो प्रांत की सरकारों में जाएंगी। इसकी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की है। इसके अलावा एक और चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं भी 4 लोग रहते हैं, 4 बर्तन होते हैं, तो आपस में वो आवाज करते हैं, खटपट होती है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में अगर कुछ खटपट होती है, कुछ टकराव की स्थिति होती है, तो एक हमारे पास एक जुडिशरी भी है। ऐसी कई जगह व्यवस्था है कि जुडिशरी में जा सकते हैं आप। तो कोई भी संघर्ष इनके बीच में हो रहा है तो जुडिशरी इसको सॉल्व करती है। तो न्यायपालिका हमारी जो जुडिशरी है, वो इस यूनियन गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट, या कहें कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार भी इनके पास होता है, जुडिशरी के पास होता है। वरना ये कहेंगे हम हैं, ये कहेंगे हम हैं, फिर कौन डिसाइड करेगा? तो इसके लिए जुडिशरी है। अब मैं आपको बताऊं, ये सब तो हमने जान लिया। जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, ये जो संघवाद है, इसका मतलब, इसका जो असली काम है, या ये असली तरीका तब आता है, या इसकी हम परिभाषा, भूमिका तब तय कर सकते हैं जब हम वहां की राजनीति के बारे में जानें, जब वहां की संस्कृति के बारे में देखें, क्या विचारधारा हो रही है, क्या इतिहास है। ये सारी चीजें फेडरल स्ट्रक्चर को बनाता है। हर एक देश का फेडरल स्ट्रक्चर अलग होता है। हर एक देश की राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, विचारधारा, इतिहास अलग होता है। अब यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय, विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए, तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां हैं या लोग नहीं हैं, उनमें विरोध पनपता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये तमिलनाडु स्टेट है, यहां पर केवल तमिल बोली जाती है। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट ये कह दे कि पूरे देश में हिंदी लागू करेंगे, और ये हो चुका है, पहले ये हो चुका है कि लोगों ने अपनी जान दी है हिंदी को रोकने के लिए। आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहां आपको लोग तमिल बोलते दिखेंगे, अंग्रेजी बोलते दिखेंगे, वहां हिंदी बोलते नहीं दिखेंगे। वहां की तमिल भाषा है, हिंदी इन पे लागू नहीं कर सकती। तो अगर बाई चांस यहां पर आप यूनियन गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया कि हिंदी बोलिए, कर्नाटक में हिंदी बोलिए, या फिर केरला में हिंदी बोलिए, तो ये जो है ना, ये जो क्षेत्र, यहाँ के लोग, ये सब विरोध में आ जाएंगे। विरोध इन्होंने किया भी है, जाने भी गंवाई है, विरोध पनपता है। अगर आप बड़ी विचारधारा को छोटी विचारधारा के ऊपर थोपेंगे तो विरोध पनपता है। तो इसमें क्या होता है, जो नाराजगी है ना, नाराज इकाइयां हैं, ये कहेंगे भाई हमें अलग करिए, आप तमिलनाडु को आप एक देश बना दीजिए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। यही बात हुई पाकिस्तान में। जो
ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पहले एक था, लेकिन इन्होंने कहा, बांग्लादेश ने, ना हमारी भाषा एक, ना हमारा कुछ एक, केवल हम मुस्लिम होने से आपके साथ रहेंगे, नहीं। इन्होंने इनके लिए विरोध पनपा। ना तो यहाँ से पैसे आते थे, ना यहाँ से कुछ ऐसी चीजें होती थी, ना कंट्रोल हो पा रहा था ठीक से, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान बीच में था। ये जो विरोध पनपा ना, इसके कारण ये अलग हो गया। गृह युद्ध तक नौबत आ जाती है। आपको याद होगा, हमने जब तमिल की बात की थी, तो ये इसकी जो तमिलनाडु के पास जो देश है श्रीलंका, आपको याद है क्या हुआ था? लाखों लोग, हजारों लोग इसमें हलाक हो गए थे, क्योंकि जो सिंहला वाले लोग हैं, या सिंहला बोलने वाले लोग हैं, और जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट, इन्होंने पूरी तरीके से देश पे कब्जा किया था, हर तौर पे, लैंग्वेज के तौर पे और रिलीजन के तौर पे। तो तमिल, LTT का नाम सुना है आपने, तमिल जो मुस्लिम्स हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, वो सब के सबों को इन्होंने बहुत मारकाट हुई। फिर ये तमिल वाले LTT बना के इनके साथ लड़ते रहे, तो सालों साल तक लाखों लोग, हजारों लोग हलाक हो गए। इसे कहते हैं गृह युद्ध। ये भी सिचुएशन आ जाती है। नाइजीरिया का संघवाद आपको थोड़ा बताता हूं। नाइजीरिया का देखिए 3 रीजन में बता रहा हूं, नदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन। अब इसमें क्या हुआ, यदि कोई भी ऐसा देश है, नाइजीरिया में किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर है, कोई भी देश है, उसमें अलग अलग समुदाय हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी विश्वास कर सकते हैं। तो नाइजीरिया का अगर उदाहरण लिया है तो 1914 की बात मैं करता हूं, तब तक तो उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया, मतलब जो उत्तरी है और दक्षिणी, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये ब्रिटेन के 1914, ये ब्रिटेन के वो थे, कॉलोनीज थे। 1950 में इबादन एक संवैधानिक सम्मेलन हुआ। इसमें जो नाइजीरिया के नेता थे, उन्होंने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया कि भाई हम एक काम करेंगे कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। नाइजीरिया की 3 बहुत बड़ी बड़ी जनजातियां हैं, एक एरुबो है, एक ईबो है और एक हाउसा फुलानी है। अब इनके नियंत्रण में देश के 3 क्षेत्र, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, 3 क्षेत्र हैं, इनमें नियंत्रण था, मतलब बाहुल्य क्षेत्र था हर एक जातीयता का। अब इनके द्वारा जो क्षेत्र है उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसमें भय का भी माहौल बना, लड़ाई के झगड़े का, संघर्ष का माहौल बना। तो इसमें वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। फिर 1960 में इसके संविधान में जो केंद्र और प्रांतीय सरकार है, उनको संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप में नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करने, मतलब इन तीनों रीजन को एक ही पुलिस, सेंट्रल पुलिस जो है वो इनको देखती थी। 1979 में यहां पर सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार ही नहीं था। मतलब ये प्रांत जो है अपनी पुलिस नहीं रख सकती। लेकिन फिर 1999 में नाइजीरिया में जो लोकतंत्र की दोबारा बहाली हो गई, धार्मिक विभेद फिर भी बने रहे, तो नाइजीरिया संघ के सामने समस्या भी बनी रही कि जो तेल है, नाइजीरिया में काफी तेल है, ऑयल है, वो किसके पास प्राप्त हो, मतलब उसका राजस्व किसको मिले, उसके साथ जो टैक्स आता है वो किसको मिले। तो आप देखें, इसमें धार्मिक बात भी आ गई, रिलीजियस बात भी आ गई, इसमें जातीयता भी आ गई, यानी जो ट्राइबल चीज भी आ गई, और आर्थिक, तेल कहां से आएगा, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गई। तो ये सब समस्याएं हैं। इसके साथ आप देखते हैं कि संघवाद जो है वो किस तरीके से आप अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं, ताकि ये तीनों बहुत मोहब्बत से, प्यार से रहें, कोई दिक्कत ना हो, कोई आपस में कोई खटपट ना हो। लेकिन अगर आपका तरीका ठीक नहीं है संघवाद का, तो दिक्कतें आ सकती है। संघवाद एक शब्द तो है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ये समस्याएं देख रहे हैं, और कईयों ने अपनी जान गंवाई है बहुत सारी चीज, बहुत ऐसे सिस्टम में। इंडिपेंडेंस की बात करता हूं मैं, जब हम आजाद नहीं हुए थे, उससे पहले ही जब राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट हमारा चल रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस बात से बिल्कुल सहमत थे कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और उसमें शासन करने के लिए जो पावर्स है, शक्तियां हैं, इनको हमें जरूर बांटना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटना जरूरी होगा, क्योंकि हर एक भाषा, हर एक क्षेत्र, हर एक जो डिवर्सिटी है, उसमें उन लोगों को पावर, यानी कहें कि सत्ता में सहभागिता देनी थी, उनका रोल देना था। इसीलिए हर एक इलाका जो है, जो डाइवर्स है,
जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल लेता हूं तमिलनाडु का, अगर हम मणिपुर का भी एग्जाम्पल ले लें या किसी और जगह का, उस जगह मिजोरम का ले लें, नॉर्थ ईस्ट का, तो ये इलाके ऐसे हैं जिनकी सहभागिता जरूरी है, जिनका लोगों का अपने ऊपर शासन जरूरी हो जाता है। हुआ ये था कि पहले मुस्लिम लीग एक बहुत प्रोमिनेंट पार्टी थी, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग बहुत प्रोमिनेंट पार्टी थी। तो इन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व देने के लिए। आंदोलन जो था उसके परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पहले एक समझौता फॉर्मूले पर चर्चा हुई। इसके अनुसार यह हुआ कि जो क्षेत्रीय सरकार है उसको काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब मुस्लिम लीग और बाकी लोगों में डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे देंगे, आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दीजिए, ये मुस्लिम लीग ने कहा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो संघीय व्यवस्था हमने अडॉप्ट की, जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया, इसका जो उसकी अवधारणा थी, इसका कॉन्सेप्ट यह है, बहुत इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत था वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये आपस में मिल के काम करेंगे, दोस्तों की तरह काम करेंगे, यारों की तरह काम करेंगे, मतलब सहयोग पर आधारित काम होगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा जो विविधता है वो भी आ जाएगी और एकता भी आ जाएगी, विविधता में एकता भी बन जाएगी। अगर आप देखें कि जो फेडरेशन शब्द है संविधान में, जो फेडरेशन शब्द है, ये वाला जो शब्द है अंग्रेजी का, हमारे यहां फेडरलिज्म वगैरह बोलते हैं। अगर आप यूएसए में जाएंगे तो वहां पर बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नहीं बोलते। हमारे यहां हिंदुस्तान में हम लोग उसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं, फेडरेशन का नहीं करते। लेकिन हिंदी भाषा में ये जो फेडरेशन है और यूनियन है ये दोनों एक ही है, जिसको हम संघ कहते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे आप कहीं फेडरलिज्म सुने या फेडरेशन सुने या फिर आप यूनियन सुने, वो एक ही बात होगी। एक मैं आपको संविधान में किस तरीके से इसको वर्णित किया जाता है वो बताता हूं। अनुच्छेद 1 में है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन, संघ को यूनियन कहा गया है, यूनियन होगा, और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब संविधान जब बनाई गई तो 2 तरीके के सरकारों की बात की गई। एक जो संघ, जैसे मैं आपको कई बार बता दिया अभी मैंने आपको, इसको समझना जरूरी है कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, और फिर हर एक स्टेट के लिए, जितने भी हमारे पास स्टेट है, अभी हमारे पास 28 स्टेट है, हर एक स्टेट के लिए एक प्रांतीय सरकार होगी जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे या राज्य सरकार कहेंगे या प्रांतीय सरकार कहेंगे। ये दोनों ही, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही आपकी संवैधानिक सरकार है, और इनकी जो पेरिफेरी है, इनका जो कार्य क्षेत्र है बिल्कुल डिफाइंड है कि आपका ये कार्य क्षेत्र है, ये कार्य क्षेत्र है। इनमें कोई दिक्कत आई, आपस में कॉन्फ्लिक्ट आया तो कहां जाना है? न्यायपालिका के पास जाना है। किसके पास जाना है? जुडिशरी के पास जाना है। तो कौन सी शक्तियां केंद्र के पास होंगी, कौन सी शक्तियां राज्यों के पास होंगी, इसके लिए बाकायदा लिस्ट बनाई गई। एक को कहा गया यूनियन लिस्ट, एक को कहा गया स्टेट लिस्ट, एक को कहा गया कॉन्करेंट लिस्ट। मैं इसको हिंदी में बताऊंगा आपको, अभी इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो विभाजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह था कि संविधान ने क्या किया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके पास आर्थिक, मतलब पैसा ये इनके हाथों में ज्यादा दे दिया। यानी कहें कि आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में थोप दी या सौंप दी, ज्यादा शब्द, अच्छा शब्द सौंप दी होगा। अब राज्यों के पास क्या है? राज्यों के पास उत्तरदायित्व, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दे दी गई, लेकिन ये पैसा कहां से लाएंगे? छोटा राज्य है, छोटा देश है, अगर तब तो काम चल जाएगा। इतना बड़ा देश है और छोटे छोटे राज्य हैं, कुछ राज्य तो बहुत ही छोटे हैं। गोवा तो इतना छोटा है कि आप शुरू करने से पहले खत्म हो जाएगा। वैसे गोवा की बात मैं अगर ऐसे करूं तो आप ये देखेंगे वहां पर आय के साधन थोड़े हैं, वहां पर थोड़ा टूरिज्म है, लेकिन कई ऐसे हमारे पास स्टेट है जहां आय कहां से आएगी। तो ये एक समस्या थी।
अब मैं आपको जरा एक सूची बता दूं। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची है जो यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची है, उसमें क्या क्या आता है, ये कौन कौन से इनके अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है और क्या क्या चीज ये करेंगे, कहां कहां से इनको पैसा मिलेगा, सोर्स कहां से है, संसाधन कहां से मिलेंगे। राज्य सूची हो गई है, समवर्ती सूची यानी कि राज्य और संघ की कॉमन सूची मिलकर जो सूची है, ये दोनों इस पे काम कर सकते हैं। संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा, डिफेंस, परमाणुविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, विदेश के मामले, फाइनेंस, मतलब ये विदेश मतलब जो दूसरे देशों से रिलेटेड मामले हैं जिसको हम इंटरनेशनल मामले कहते हैं। युद्ध और शांति, बैंकिंग इनके पास है, बहुत सारे नेशनलाइज बैंक हैं, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, एविएशन, बंदरगाह जितने भी पोर्ट है, विदेश व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड और मुद्रा, पैसा। राज्य में क्या आता है, कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ जो है वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। तो कहां से पैसा आएगा, आप इसमें देखिए, मुझे बताइए कहां से पैसा आएगा। थोड़ा बहुत कृषि से आ जाएगा, सबसे ज्यादा जो आता है वो शराब से आता है, आबकारी, एक्साइज से। बाकी और कहीं से ज्यादा पैसा नहीं आता, ये इनको इन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि यहां पर क्या है, कई जगह से अच्छा चीजें आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, वायु सेवा हो गया, बंदरगाह हो गया, विदेश व्यापार हो गया। अगर कॉमन देखें तो शिक्षा दोनों में आती है, कृषि, भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, मतलब भूमि के अलावा कोई और भी कोई रिसोर्स है। वन हो गए सारे, फॉरेस्ट दोनों की प्रॉपर्टी है। मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, तो ये दोनों के कॉमन में आता है। सशक्त केंद्रीय और संघवाद, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको अच्छे खासे पावर दे दिए गए, तो एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्थापना ये की जानी चाहिए थी। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है इसमें, ये मान लीजिए हमारा देश है, तो यहां पर बाहर से तो शक्तियां हैं ही, अंदर से भी कई शक्तियां हैं, यानी बाहर से भी आ रहे हैं लोग, अंदर से भी कलह मचा रहे हैं। जैसे आपके माओवादी हो गए, जैसे आपके जो इलाके हो गए जिसमें कुछ बक्सर वगैरह इलाके के हो गए, वहां पर आंतरिक समस्या है, तो इन सब पे अंकुश रखने के लिए क्या किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति तो देनी पड़ेगी। नक्सल ही यहां पर बहुत ज्यादा है। तो और दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के समय यह हुआ, केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी जिससे वो क्या कर सके कि उस समय न केवल जो ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ प्रांत बनाए थे, बल्कि ब्रिटिश शासन में जो था वो तो है ही है, 500 से ज्यादा ऐसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी, जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय होना था या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पावर नहीं होगी तो वो जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, और जो नए 500 और आने हैं उनको कैसे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर ज़्यादा देने की, और ये जो मैंने आंतरिक समस्या और बाहर की समस्या बताई, उनसे एक तरीके से ये कहें लड़ने के लिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देनी ज़रूरी हो गई थी। अब राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त सरकार बनाने की प्रेरणा दी। मैंने फिर से आपसे बताया कि जो अलग अलग स्टेट है, चाहे वो डाइवर्स हो, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो क्योंकि हम चाहते थे राष्ट्रीय एकता हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाए, सबका एक रूपता से देखा जाए, सबके लिए एक कानून हो, सबके लिए एक तरीके से एक नज़रिया हो, सबके लिए पैसा बराबर भेजा जाए। इसी तरीके से दूसरी चीज़ आ जाती है विकास, डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपने स्टेट को डेवलपमेंट दे दिया तो हो सकता है कोई स्टेट में ऐसी सरकार आ जाए जो इसका डेवलप नहीं करे। हो सकता है कि एक सरकार ऐसी हो जो इसको शंघाई बना दे, और एक इसको क्या कहें, कोई अफ्रीका का कोई एक बहुत गरीब देश बना दे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रखी गई कि सबको बराबरी से विकास हो, सबके राष्ट्रीय एकता का एक समरूपता सब में लाई जाए।
तो हम उन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को और सशक्त बनाया गया, पावरफुल बनाया गया। पहली चीज यह है कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। यानी मान लीजिए एक ये स्टेट है, इसकी जो सीमा है इसको स्टेट कभी भी ऐसी कर सकता है, दो भागों में कर सकता है। जैसे आपने कहा 370 आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, इसको डिवाइड कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में। अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। तो ये पावर किसके पास है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अनुच्छेद 3 में कोई भी राज्य, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो भागों में या दो राज्यों में मिलाकर एक निर्माण कर सकती है। ये भी हो सकता है कि दो राज्यों को मिला दिया जाए और एक स्टेट बना दिया जाए। ये भी इनके पास शक्ति है। तो इसमें क्या है कि अभी एक ऐसा कोई सरकार आ गई, वो तो तोड़ती रहेगी या जोड़ती रहेगी। इसको रोकने के लिए ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से पूछेगी। अब उस समय जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ पर सेंटर का ही रूल था। जब इसको 370 लागू की गई, गवर्नर रूल था। तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेट ले लें जहाँ पर कोई स्टेट सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले स्टेट सरकार से पूछेगी, स्टेट सरकार इसको कहेगी हाँ साहब ये ज़रूरी है। जैसे कि और जगह पे हुआ, मैं आगे नाम लूँगा, तेलंगाना कैसे बना। तो अगर स्टेट मान जाती है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाती है, तो इसका डिवीजन कर सकते हैं या दो को मिला सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपातकालीन प्रावधान, यानी इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो जो संघीय व्यवस्था है, इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक हो जाएगी, यानी कि सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट के पावर में आ जाएगा। तो सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास आ जाएंगी? इमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। संसद को यह भी शक्ति प्राप्त होती है कि उन विषयों पे कानून बना सके इमरजेंसी सिचुएशन में जो स्टेट लिस्ट में आते हैं। मैंने आपको 3 सूचियां बताई थी, उस स्टेट लिस्ट की चीजें भी इमरजेंसी सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तीसरी, अब अगर आप देखें तो अगर बहुत सामान्य स्थिति है तो केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा वित्तीय शक्तियां हैं, पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो जितने भी संसाधन है जहां से पैसा आना है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई ऐसे निकाय हैं, कई ऐसे संसाधन है जिससे इनके पास पैसा आता है। अब क्योंकि केंद्र के पास पैसा आता है, संसाधन भी है, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इन पे आश्रित रहती है कि भैया हमें पैसा भेजिए। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की, विकास भी हुआ, तो और नियोजन हुआ बाकायदा, एक तरीके से आप कहें मैनेजमेंट हुआ। तो इसके कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत जो है केंद्र सरकार के हाथ में आती रह गई, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, पैसा काफी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता रहा। अब केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया जिसको हम योजना आयोग कहते हैं। अब योजना आयोग चेंज हो गया, ये हट गया है, अब नीति आयोग है। तो नीति आयोग का काम क्या था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। नीति आयोग का काम ये था कि भाई राज्य के हिसाब से, मतलब हर एक राज्य को देखती थी और उसमें जो संसाधन प्रबंध है उसकी निगरानी करती थी कि भाई एक स्टेट है, इसमें जो संसाधन है उसको किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। और फिर केंद्र सरकार के पास अपना एक विशेषाधिकार है, वो राज्य को अनुदान दे सकती है, ऋण दे सकती है, बाकायदा लोन दे सकती है और उस पर बाकायदा इंटरेस्ट ले सकती है। तो ये जो आर्थिक संसाधन का एक वितरण है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा वो है, एक के पास बहुत ज़्यादा, एक के पास बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। तो ये सरकार पे आरोप लगाया जाता है कि मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है और इस स्टेट में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार जहाँ पर है वहाँ पर तो ये खूब पैसा देगी, खूब ऋण देगी, लेकिन कांग्रेस वाले मांगते रह जाएंगे लेकिन इनको नहीं देगी। ये इन पे आरोप लगाया जाता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो विरोधी दल अगर हैं तो उन पे बड़ा भेदभाव तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काम करती है। इसके बाद क्या बात आती है? वो आती है हमारी राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में बड़ी शक्ति होती है। जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो इनके पास इतनी जबरदस्त पावर है कि वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी हटा सकती है, विधानसभा को और भंग कर सकती है। और अगर उसको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे एक रिपोर्ट बना के कि देखिए साहब ये स्टेट गवर्नमेंट की बस की कुछ नहीं, ये कर नहीं पा रही है।
तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक, अगर मान लीजिए विधानमंडल जैसे विधानसभा है, विधान परिषद है, इन्होंने एक विधेयक पास किया, उसको वो अपने जेब में रख ले, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, जेब में रख लिया। किस लिए? गवर्नर ने, कि वो कहेंगे कि हम इसको प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट जब इसे अनुमोदित करेंगे तब इसको आप लागू करिएगा। तो इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार को क्योंकि प्रेसिडेंट तो किसके मुखौटे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें बनाता है। तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर आ जाती है कि जो स्टेट ने कानून बनाया है उसको रोक सके, देरी कर सके। या फिर जो वीटो का मैंने कहा था, वीटो का अधिकार है इनके पास, एक वीटो का भी अधिकार है। इन जो भी इन्होंने कानून बनाए हैं वो यहां जाएंगे, वीटो का अधिकार करके इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आपने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल गलत है, ये बेचारे कानून बना रहे हैं स्टेट के लिए और इनका कानून सेंट्रल गवर्नमेंट रद्द कर दे रही है। तो ये एक समस्या है, ये चीजें हमने देखी है। एक और चीज देखते हैं इसमें। अब देखें कि जब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मुझे ना स्टेट गवर्नमेंट के जो लिस्ट है उसके मुझे वो बनाने हैं, कानून बनाना है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना होता है? पहले उनको राज्यसभा की परमिशन लेनी होती है। अब संविधान में क्लियर है राज्यसभा में कहां होती है पावर, से जो लोकसभा है उसी में मेजॉरिटी आती है, तो राज्यसभा से परमिशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा के पास मेजॉरिटी है, जो ये करना चाहेंगे लोकसभा में हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी बाहुबल संख्या है, मेजॉरिटी संख्या, वो तो इनके पास है ना। तो हमेशा केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा ही होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ निर्देश भी दे सकती है। ये भी पावर देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई ये करिए। पहले देखिए संविधान का कुछ इसमें प्रावधान है। पहली चीज क्या आती है इसमें कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है वो बिल्कुल कॉमन है, हर जगह आपको एक जैसी मिलेगी। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात मैं लेता हूं, जो हमारे नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको यूपीएससी सिलेक्ट करता है। अब यह हुआ, कौन सिलेक्ट हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था इन्हें सिलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है बेसिकली। अब ये जो आईएएस है इनको भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट में। ये आईएएस पहुंच गए यहां पर, ये आईएएस साहब है, ये पहुंच गए यहां पर, ये जहां पहुंच गए, मान लीजिए ये डीएम बन गए, जिलाधीश बन गए, ये बन गए, या फिर आईपीएस भेज दिया इन्होंने, वो यहाँ के कमिश्नर बन गए, इस स्टेट के वो कमिश्नर बन गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीएम हो गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए, यहां चल गए। लेकिन अब देखिए इनका नियंत्रण, इन दोनों साहब का नियंत्रण किसके पास है? इन दोनों का नियंत्रण किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। काम तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, वहां जाके कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट अगर ये देखती है कि डीएम और सीएम ठीक से काम नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन पे कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि संविधान के 2 अनुच्छेद हैं। एक, कुछ शक्तियां हैं राज्य सरकार को, वो आदेश दे सकती हैं, निर्देश दे सकती हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आईएएस है, वो आईपीएस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। वो जाते कहां पर है? वो जाते हैं स्टेट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इन पे कोई एक्शन ले नहीं सकती। कोई भी जो अनुशासन से रिलेटेड कार्रवाई है वो स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं रह सकती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। फिर अगर कुछ करना होता है इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ये एक विरोधाभास है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे अनुच्छेद 33 और 34 में ये दिया है कि खास तौर पे जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कहें मार्शल लॉ लागू होता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि अब सैनिक का शासित हो जाएगा, डिफेंस यानी कि आर्मी का शासन हो जाएगा, जो डिफेंस फोर्सेस है उनका शासन हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर आप शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, इसके लिए कोई भी काम को कानूनन जायज कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको हम बोलते हैं अफ्स्पा। ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में लागू था, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में लागू था, और जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर में अभी भी है। इसमें जो पावर ये था कि कोई भी आर्मी का जो पर्सनल है
कैप्टन रैंक और उससे ऊपर, वो कभी भी किसी को भी पकड़ सकता है, कभी भी किसी के घर में घुस के उसका निरीक्षण कर सकता है, और कभी भी किसी को इस बात पे कि वो अटैक करने वाला है या कोई भी शंका हो, गोली मार सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो साहब है, इनको मिली है इम्यूनिटी, यानी इनके ऊपर जैसे जो भी आर्मी या जो भी डिफेंस फोर्सेस का है उस पे कोई भी इम्यूनिटी मिली है, कोई भी इन पे लॉ या कोर्ट केस नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन तब आती है जब किसी क्षेत्र को बता दिया जाता है या हो जाता है कि ये अव्यवस्थित क्षेत्र है, यहाँ कानून या कहे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कानून या कुछ अधिकार ऐसे मिल जाते हैं जिसके लिए मानव अधिकार के लोगों ने कई बार सवाल उठाए हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में जो तनाव है वो यही है कि जो सबसे बड़ा चीज ये होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार कोई और है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार कुछ और है। आपका स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते होंगे, उसकी सरकार अलग हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग हो गई। तो हर बार जो है ये राज्य, क्योंकि यहाँ का परिवेश अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, तो ये ज्यादा शक्ति मांगते हैं और ये कहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी दिया जाए। ऑटोनॉमी यानी हमें स्वायत्त किया जाए। तो राज्य और जो राज्यों के आपसी कानूनी विवाद है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कहाँ जाते हैं? वो न्यायपालिका के पास जाते हैं। लेकिन जो ऑटोनॉमी मांगने का जो सवाल है कि भाई हमें आप ऑटोनोमस कर दीजिए, तो ये कैसे हल होगा? एक देश में कभी भी क्या हो सकता है कि जैसे जम्मू कश्मीर बोले कि हमें अलग कर दीजिए, हम ऑटोनोमस होना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर को छोड़ेगा? सबका यही स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, लेकिन वहां के लोग भी हैं, वहां के लोगों को भी सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और ये चीज कैसे होगी? ये होगी बातचीत से। देखिए क्लियर यहां लिखा हुआ है कि बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। इसमें ये गोलीबारी और ये सब चीजें तो काम नहीं करेंगी, ये प्यार मोहब्बत से कर सकते हैं। अब अगर आप केंद्र और राज्य का संबंध देखें, जो बार बार हम हर इस फेडरल के डिस्कशन में ले रहे हैं, देखिए संविधान एक ढांचा है, यानी आपने जो है पिलर्स खड़े कर दिए हैं। अब आप ईंट गारा, उसमें जो पेंटिंग करनी है, उसमें जो भी लगाना है वो आपके ऊपर है। तो इसमें जो ईंट गारा है, सूखी चूना, ये जितनी भी है वो वास्तविकता में राजनीति से प्रेरित है, यानी कि राजनीतिक प्रक्रियाओं से हो सकता है। मैं आपको एक समय बताता हूं, 1950 और 1960 की बात है। यहां पर जब शुरुआत के वर्ष थे, तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर उनकी देन है। तो इसके दौरान क्या था, फिर से समझिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में यहां पर कांग्रेस है, यहां पर भी कांग्रेस है। जब दोनों जगह कांग्रेस है, यहां भी कांग्रेस की सरकार है, यहां भी कांग्रेस की सरकार है, हर जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। जब आप देखिए, जैसे मैं यहां पर हूं और मेरा बेटा यहां पर है, तो क्या दिक्कत आएगी? लेकिन मैं यहां पर हूं और मेरा पड़ोसी यहां पर है, तो जरूर दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब यह है कि जब तक ये समय रहा, तब तक वित्तीय अनुदान, पैसा मिलना हो या बाकी जो फैसिलिटी मिलनी हो, स्टेट को आराम से मिलती रही, कोई आपस में घर्षण नहीं हुआ, फ्रिक्शन नहीं हुआ। अब 1960 के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी कम होने लगी। इसका मतलब यह है कि जो विरोधी दल है या जो कहे अपोजिशन वाले दल है, वो सत्ता में आ गए। तो दिक्कत क्या हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार तो मान लीजिए कांग्रेस की रही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में मान लीजिए कोई और सरकार आ गई। जैसे आप कहें सीपीआई की सरकार आ गई कलकत्ता में, ये बंगाल में बहुत समय तक जो कम्युनिस्ट सरकार रही। अब आई दिक्कत शुरू। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले आदत थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट की सारी चीजों को डिसाइड करते थे, बहुत हस्तक्षेप करते थे। यहां पर लिखा हुआ है ये हस्तक्षेप जो है, इस हस्तक्षेप का अब स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध करना शुरू किया कि देखिए साहब, हमारे मसलों में हमारी जो लिस्ट है, हमारा जो काम है, उसमें आप इन्फिल्ट्रेट मत करिए, इसमें आप हस्तक्षेप मत करिए। तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। पहले तो सब कुछ सही था, यहां विचित्र स्थिति पैदा हो गई। तो ये है कि भाई अब संघीय जो व्यवस्था है, इसमें जब स्टेट अलग अलग सरकारों के अंडर में आ गए, तो एक वाद विवाद छिड़ गया स्वायत्तता को लेके। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी के लेके कि आप हमें अपना काम करने दीजिए, हमें थोड़ा सा अलग छोड़िए, हमको जो आपसे चाहिए वो आप हमें देते रहिए, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं स्टेट के लिए जो काम करेंगे, कि हम स्टेट के लोग हैं। तो ये चीजें वहां पर वाद विवाद काफी छिड़ गया। अब स्वायत्तता की मांग अगर हम को देखें, यानी स्वायत्तता मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, है ना, आप यहां पर हैं, आपके पिताजी यहां पर हैं,
आपके पिताजी कहते हैं बेटा ये कर वो कर, ये मत कर वो कर, आप कहेंगे आप घर से बाहर निकल जाएंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं छोड़िए, मुझे स्वायत्ता, मुझे ऑटोनॉमी दीजिए, मैं 18 साल का हो गया हूं, अब मुझे आप ऑटोनॉमी दीजिए। 18 साल के बाद एडल्ट हो जाता है आदमी। तो यही बात यहाँ पर लागू हो जाती है, स्वायत्ता की मांग। इसमें क्या हुआ कि जो अलग अलग राज्य हैं और जो दल है उनके लिए जो ऑटोनॉमी का मतलब अलग अलग होता है। ऐसे नहीं कि जैसे मैंने आपके बारे में बताया कि आप बाहर निकलते हैं, आपकी स्वायत्ता का मतलब है कि अब हम बड़े हो गए, अब मुझे डिसीजन आप खुद लेने दीजिए, ये आपके लिए हो गया। लेकिन जब हम राज्यों की स्टेट के बारे में बात करते हैं तो एक उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई ना कोई पार्टी से तो आई होगी ना, कोई ना कोई राजनीतिक दल ने वो सरकार बनाई है। तो इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे पहली चीज ये होती है, कभी कभी ये जो स्वायत्ता की मांग है कि हमें ऑटोनोमस किया जाए, हमें बिल्कुल फ्री छोड़ा जाए, तो इसमें यह होता है शक्ति विभाजन है, मतलब राज्यों के पक्ष में बदला जाए और राज्यों को ज्यादा और महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाए। हम हमेशा जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम अधिकार है, तो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमें अधिकार और ज्यादा दिए जाए। जैसे अगर आप देखिए तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और जो उसके दल है जैसे अन्ना द्रमुक AIADMK हो गया, अकाली दल है, माकपा हो गई, ये जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने हमेशा स्वायत्ता की मांग की है कि हमें आप ऑटोनॉमस छोड़िए। दूसरी बात क्या इनके लिए होता है, ये एक और ये है कि आय, पैसा, सब कुछ, क्योंकि कोई भी चीज जो है, पैसा है, संसाधन, कोई भी चीज जो है उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए। हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे का बहुत अच्छा साधन है, ये नहीं कहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है लेकिन उतना नहीं है। तो 1977 की बात मैं कहता हूं आपसे, इसमें क्या है, जो पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी सरकार है, उन्होंने बकायदा एक दस्तावेज प्रकाशित किया कि भाई देखिए हमारा और आपको जो रिलेशनशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है, वो उसका ये दस्तावेज है। तमिलनाडु और पंजाब ने भी कहा कि हमें स्वायत्ता दीजिए, हमें ऑटोनॉमी दीजिए। तो इसका मतलब ये था कि हम ये नहीं मांग रहे कि हम देश से अलग हो जाएं, हम ये कह रहे हैं कि हमें जो हमें पैसा है, वित्तीय अधिकार, देखिए वित्तीय अधिकार हमको दीजिए आप। पैसा हमारे पास कम है और हम आप पे निर्भर रहते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम है पैसे कमाने की, स्टेट को। तीसरी बात ये आती है कि जो प्रशासकीय शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, अलग अलग जो राजनीतिक, मतलब एक स्टेट हो गया, इस स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना। ये जो सारे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, लेकिन बहुत सारे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है। अब जब प्रशासनिक तंत्र में, मतलब पूरे स्टेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इन्फिल्ट्रेशन है, उनका आधिपत्य है, फिर कैसे होगा। चौथी बात करते हैं, चौथा यह है कि थोड़ा संस्कृति और भाषा पे भी जाइए। अब तमिलनाडु की बात मैंने आपसे पहले की थी, तमिलनाडु में हिंदी का बिल्कुल विरोध किया जाता है। पंजाब में पंजाबी ही भाषा उनकी संस्कृति मानी जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आप हमें हिंदी भाषा थोपे, या हमें कुछ परसेंट जो लोग हैं, 30-40% जो हिंदी बोलते हैं, अगर पूरे देश में आप हिंदी लागू कर देंगे तो क्या होगा। आप देखिए 1960 में जो तमिलनाडु है, वहां पर हिंदी के विरोध में इतने ज्यादा आंदोलन हुए कि जिसकी कोई हद नहीं, और उसी से ये पार्टियां निकली हैं जो हम अभी तमिलनाडु में देखते हैं। अब राज्यपाल की भूमिका क्या आती है और राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है। देखिए राज्यपाल, जो गवर्नर है, वो कौन है, पहले इसको समझिए। गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है। मतलब सेंट्रल जो गवर्नर है वो एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हो गया। ये साहब यहाँ के प्रतिनिधि है, यानी कि इनका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि है। और मोस्टली कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, या राजनीतिक होते हैं, यानी एक एक्स पार्टी के पुराने राजनीतिक दल के बहुत सीनियर नेता हो जाते हैं, उनको गवर्नर बना के भेज दिया जाता है। अब ये जो यहाँ पर आ गए, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, इनकी नियुक्ति कर रही है केंद्र सरकार। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल जो सारा काम कर रहा है उसमें किसका आधिपत्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है यहाँ पर। तो एक तरीके से आप जब सबसे जो इंपॉर्टेंट आदमी है स्टेट का, चीफ मिनिस्टर के बाद, वो आपका गवर्नर है, और गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये तो हस्तक्षेप करेंगे, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। मैं आपको बताता हूं, केंद्र सरकार ने 1983 में बाकायदा एक आयोग बनाया कि भाई ये जो आयोग है इसका नाम दिया गया सरकारी आयोग। तो इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट दी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनिवार्य तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए। यानी 1998 में जो उन्होंने बात कही, इस आयोग ने, उसने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को रख रहे हैं गवर्नर, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसमें विपक्ष का भी रोल होना चाहिए, इसमें स्टेट का भी रोल होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि बस आपने उठाया अपने पुराने एक आदमी को लिया और खुश करने के लिए उसको वहां पर डाल दिया, जो शायद आपने चीफ मिनिस्टर करके प्रेजेंट किया हो और वो जीत नहीं पाया तो आपने वहां भेज दिया। तो ये जो चीज है ये एक समझने की बात है। इसके बाद संविधान का जो सबसे ज्यादा जो विवादास्पद प्रावधान है वो है आर्टिकल 356। इससे क्या है, आर्टिकल 356 कहते हैं इसको। इसमें किसी भी जगह पे कभी भी किसी भी क्षेत्र में मतलब किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल आप लागू कर सकते हैं। अब यह है कि अगर मान लीजिए ऐसी जगह पे लागू होता है, ऐसी उस स्टेट में एक स्टेट में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राज्य का जो शासन है वो नहीं चला पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा, तो इससे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस राज्य सरकार का पावर ले लेती है और वो राज्य जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाता है। तो इस पर क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति जो है वो अपनी वो देते हैं, उद्घोषणा करते हैं और संसद को स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन को कितने साल के लिए 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर स्टेट अगर कंट्रोल में ले लिया किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 3 साल तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, इसको 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अब राज्यपाल का यह अधिकार है कि वो जो गवर्नर है वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकता है। राज्यपाल के पास इतना पावर है, वो कभी भी राज्यसभा जो आपकी विधानसभा है उसको बर्खास्त कर सकता है, उसको बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि इसको बर्खास्त करिए। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल देता हूं। 1959 केरल और 1907 इसके बाद राज्यों में बहुत सारी ऐसी चीज थी कि बगैर बहुमत लिए, बगैर ये जाने हुए इनकी बेचारियों की जो सरकार है उसको गिरा दिया गया। केवल ये क्योंकि सेंटर में किसी की सरकार थी वो हटाना चाहते थे इनको। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी फिलहाल देखिए महाराष्ट्र में जो प्रेसिडेंट रूल लगा, जम्मू कश्मीर में तो लगता ही रहता है, जम्मू कश्मीर में फिर लगा, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में लगा। अब चाहे सरकार बन रही हो, बिगड़ रही हो, कुछ भी जैसे चल रहा हो या किसी की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे कारण हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगा दिया जाता है और ये जो है उस स्टेट के लिए ठीक नहीं है, वहां के लोगों के लिए जिन्होंने जिस सरकार को चुनने की कोशिश की वहां के लिए ठीक नहीं है। एक अनुच्छेद 356 की मैं बात कर रहा था, तो केंद्र सरकार ने कई बार इसका उपयोग किया ताकि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर ले। फिर से समझिए, आर्टिकल 356 कहता है कि किसी भी स्टेट की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो केवल मुखौटे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। ये दोनों यही लोग होते, यही दोनों हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये वो शुरुआत तो यही लोग करते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हटा देती है। तो ऐसे कई अवसर आए, देखिए कई अवसर ऐसे आए जिनमें राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। सर 1980 की बात बताता हूं आपको, इसमें केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जो निर्वाचित सरकार है बाकायदा जो लोगों ने इलेक्ट की थी उनको बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ उसके दौरान यह भी तय किया गया था कि जो समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, यानी कि जहां तमिल लोग बोलते हैं उसको हम तमिलनाडु कह देंगे, जहां आप उड़िया बोलते हैं हम उसको उड़ीसा कह देंगे। इस तरीके से ये बात तय हुई थी। दिसंबर 1953 की बात बताता हूं। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया कि राज्यों को दोबारा तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो भाषा के हिसाब से जहां पर ज्यादा भाषा के लोग रहते हैं वहां के लोग एक स्टेट में आने की मतलब कोशिश की जाएगी वो एक स्टेट में आ जाए। लेकिन 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। मैं आपको इसकी वो क्रोनोलॉजी बताता हूं। यहाँ पर देखिए आंध्रा से लेकर तेलंगाना तक, आंध्रा बना 1953 में, इस तरीके से एक एक करते बनते चले गए और अभी 2014 में लेटेस्ट जो स्टेट बना है वो तेलंगाना है। इसके पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वो गोवा इस तरीके से बनी, ये यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। इसलिए इसी तरीके से आप देख रहे हैं 1967 में पंजाब और हरियाणा के अलग अलग कर दिया गया। और बाद में फिर और जो पूर्वोत्तर है हमारे, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेघालय है, ये 1972 में बना। इस तरीके से ये बनते चले गए। अब नए राज्य बनाने की जो मांग है और उसको पूरा करना, ये किस लिए किया जाता है? अगर मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये उत्तर प्रदेश इस तरीके से है। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ उत्तराखंड है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोग ही अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहाड़ी लोग रहते हैं। ये आपका सेंट्रल बेल्ट आ जाती है। होता क्या था कि लखनऊ में सरकार है और बहुत दूर पे ये बनता है, तो इनको प्रॉपर प्रशासकीय व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि इनको ठीक से मैनेज किया जाए या इस स्टेट को ठीक से मैनेज किया जाए। यही बात थी झारखंड और आपके बिहार के साथ। तो फिर इसको उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, 2000 में अलग किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2000 में अलग किया गया। तो ये इसी तरीके से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 2000 में। ये इसलिए था कि भाई जो
क्षेत्र है उसको इस तरीके से विभाजित किया जाए कि सभी का फायदा हो। जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। अब हमने देखा कि तेलंगाना भी है और महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना तो बन गया लेकिन महाराष्ट्र में भी ये मांग उठ रही है कि भाई विदर्भ को अलग बनाया जाए। तो ये सब चीजें चल रही है। अगर आपको याद रखना है ना इसको कब से कब बना, तो राज्यों का जो गठन का क्रम है उसको ऐसे याद कर सकते हैं, आम गुनाह मैम तुसी गाओ और मौज लो, इस तरह के आप याद कर सकते हैं कब कौन सा बना। इससे आप पहले जो अक्षर है ना उससे आपको पता चल जाएगा कब क्या बने। अब अंतर्राज्यीय विवाद, चलिए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा चलता रहता है, स्टेट्स के बीच में भी दिक्कत है, स्टेट के बीच में भी दिक्कत है। दो दिक्कतें आती हैं, एक तो बाउंड्री को लेके। अब देखिए ये एक स्टेट है, मान लीजिए मैं कहता हूं आंध्र प्रदेश, और ये स्टेट है केरला, इनकी बाउंड्री मिलती है। अब यहां जो बंदे हैं वो इनके रिश्तेदार हैं, यहां जो बंदे हैं वो इनके रिश्तेदार हैं, यानी कि ये वही भाषा बोलते हैं, ये इलाका है जो एक जैसी भाषा बोलता है। आंध्र प्रदेश कहता है ये मेरी टेरिटरी है, केरला बोलता है मेरी टेरिटरी है। एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो होता ये है कि जब एक ही भाषा, बेसिकली तो भाषा के तौर पे बनाया गया है ना, अब इनकी रिश्तेदारी यहाँ, इनकी रिश्तेदारी यहाँ है। अब अगर आप कश्मीर को देखिए, जम्मू कश्मीर जो भी ये पाकिस्तान का इलाका है, इनके रिश्तेदार यहाँ, इनके रिश्तेदार यहाँ है, इनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं। तो आपस में एक बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई हमारा इलाका ये है, वो कह रहे हैं हमारा इलाका ये है, लेकिन परिवार तो एक ही है, सब इधर इधर है। तो ये जो है एक तो बात हो गई सीमा के से रिलेटेड प्रॉब्लम, सीमा से रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा हो गया भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक तो बाउंड्री हो गई और एक भाषा हो गई। लेकिन अगर हम देखें कुछ अगर एग्जांपल दूं, और खासतौर पे पड़ोसी जो राज्य है उनके बीच में दिक्कत होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटका का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें एक जगह आती है बेलगाम के बीच में दोनों का विवाद है। महाराष्ट्र कहता है कि बेलगाम मेरा, कर्नाटक कहता है बेलगाम मेरा। मणिपुर और नागालैंड के बीच में भी सीमा विवाद है। पंजाब और हरियाणा के बीच में भी है। पंजाब और हरियाणा के बीच में तो ये हुआ कि पंजाब हरियाणा की एक ही राजधानी बना दी गई। ये उन समय हुआ था जब हमारे राजीव गांधी साहब थे। तो पंजाब और हरियाणा जो है उसको चंडीगढ़ दोनों की राजधानी बना दी गई। अब आए आपके राजीव गांधी साहब, उन्होंने कहा ठीक है साहब, अब दोनों की राजधानी है, अब चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा, है ना। एक समय के बाद एक समय तय किया गया कि ये जो 1985 में राजीव गांधी जी ने मिलकर नेताओं के साथ डिस्कस किया कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाएगा, हरियाणा अपनी एक अलग राजधानी बना लेगा। लेकिन चंडीगढ़ आज तक कभी नहीं दिया गया। चंडीगढ़ आज भी पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ आज भी हरियाणा की राजधानी है। तो ये विवाद है। और सबसे बड़ा विवाद जो होता है वो है, देखिए आपके लिए क्या जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो ठीक है। पानी, बगैर पानी के जी पाएंगे आप? सुबह से शाम तक कितने गिलास पानी पी लेते होंगे आप? बगैर पानी के खाने के तो जी जाएंगे, बगैर पानी के बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पानी सबसे बड़ी दिक्कत है। कावेरी जल विवाद आपने सुना होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, जब एक नदी कई स्टेट से होकर गुजरती है, ऐसे एक स्टेट यहाँ एक स्टेट यहाँ है। अब ये स्टेट ने यहाँ बांध बना लिया, ये स्टेट का क्या होगा? इसके भी तो सारे के सारे लोग, यानी कि दोनों राज्य, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करूं, दोनों के दोनों राज्य जो है कावेरी के जल पे निर्भर है। अब ये इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और फिर ये भी कहेगा कि देखिए साहब मेरे भी लोग हैं, मैं आपको पानी इतना ही दे सकता हूं। तो इसके लिए बकायदा जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया ताकि ये इन दोनों के बीच में जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व कर दी जाए। ऐसी नर्मदा नदी का जल है, उसके बंटवारे के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में दिक्कत है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद भी है और देश में भी है। ये मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार की है कि रावी और ब्यास में कौन 3 क्षेत्र है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जैसे मैं आपको कावेरी बता रहा था, कावेरी में ये नहीं है कि केवल 1-2 है, जहां जहां नदी जाएगी, जिस स्टेट में, वहां सब दिक्कत होगी। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, पुदुचेरी। महानदी पे दिक्कत है, महायादी पे दिक्कत है, पेरियार पे है। ये सारे के सारे केवल पानी की दिक्कत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज है जिसको हमको देखना पड़ेगा। अब कुछ विशिष्ट प्रावधान है। शक्ति का बंटवारा जो है, जब भी आप कहते हैं कि भाई शक्ति का बंटवारा हो, स्टेट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर हो, तो इसमें यह देखना पड़ता है कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या है। यानी जब हमारा स्टेट बना, तो जब हम लोग ने कई प्रांतों को लेके आए, वहां पर कौन लोग थे, वो लोग कैसे आए, वो स्टेट हमारे देश में कैसे मिला। जैसे अगर हम असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम देखें, तो खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, इनकी सारी जो चीजें हैं वो चाइना से मिलती है। शक्ल तो है ही, सारे जो इनके रीति रिवाज है वो चाइना से मिलते हैं। तो चाइना हमेशा कहता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वो अपने उसमें मैप में भी दिखाता रहता है। तो जब वो हमारे पास आ गए, तो कोई पहाड़ी देश है, कोई पहाड़ी राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश जैसे हो गया, इस तरीके से आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके लिए कुछ स्पेशल
विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो मैं आपको इसके लिए एग्जांपल बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर धारा 370 है। पहले मैं आपको धारा 170 बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि धारा 170 जो 370 वो एब्रोगेट हो गई है, खत्म हो चुकी है। जो आर्टिकल है इसको एब्रोगेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया गया है। लेकिन हुआ यह था कि देखिए, मैं पहले कहानी बता देता हूं। हुआ यह था कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर ये एक ऑटोनोमस क्षेत्र था, मतलब इनके राजा थे। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही चाह रहे थे ये हमारे पास मिले, क्योंकि बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये हुआ कि इन्होंने कहा हम अलग रहेंगे, हम आपके साथ नहीं मिलने वाले। तो हिंदुस्तान की वो बन गई, सरकार वगैरह बन गई, सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए था, इसने इन्होंने हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी। हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच गए और उन्होंने पाकिस्तान से हिंदुस्तान को बचा लिया, इसको जम्मू कश्मीर को बचा दिया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ ही है, हिंदुस्तान के साथ ही है, क्योंकि बहुत सारी सेना पहुंच गई। अब एक तरीके से अब उन्हीं के साथ हो गए। लेकिन पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर को जो टेरिटरी मांगता है कि ये जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम की है, ऐसा बहुत कम हुआ है कि पूरी मुस्लिम क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान के पास आ गया। तो हिंदुस्तान को ने उसको जब लिया तो कई सारे स्पेशल पावर्स दिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर आना तो किसी के साथ नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि उसको आना पड़ा। अब इसके कारण क्या हुआ कि कुछ स्पेशल पावर्स दी गई। अनुच्छेद 370 में जो केंद्रीय सूची है, समवर्ती सूची है, इसके किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति लेनी पड़ती है। मतलब एक स्टेट है, अगर केंद्र सरकार कुछ भी करना चाहती है या कानून अगर बना के यहाँ भेजती भी है तो यहाँ की जो सरकार है वो इसको पहले वेरीफाई करेगी, इसको हाँ करेगी, तब वो कानून लागू होगा। कोई भी सेंटर का कानून यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी है जो हमारे पास आई है, इसी की नहीं, जैसे आप और भी जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनके साथ भी ऐसे ही था कि वो हमारे पास किसी शर्त से आए थे। एक शर्त बनी थी, एक बीच में मेमोरेंडम हुआ था कि हम आपके पास आ तो रहे हैं, लेकिन हमें आप कुछ स्पेशल पावर्स देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम आपके वी वांट टू बी ऑटोनोमस। तो सरकार ने कहा ठीक है, आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको स्पेशल पावर्स देंगे। जम्मू कश्मीर के संबंध में यह है कि केंद्रीय सूची और जो समवर्ती सूची मैंने बताया आपको, तो राज्य सरकार की आपको पहले तो सहमति लेनी पड़ती है। अब तो खैर एब्रोगेट हो गया। अब जम्मू कश्मीर जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी हो गई, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गई। तो अब हमारी यूनियन टेरिटरी 9 हो गई है और स्टेट हो गए 28। पहले हमारे पास 29 स्टेट थे, अब ये जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट खत्म हो गया है। अब इसकी दो यूनियन टेरिटरी हो गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लेकिन मैं अभी आपको ये बता देता हूं कि इस कंटेंट में क्या लिखा है। बस लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि अब ये एब्रोगेट हो चुका है। जम्मू कश्मीर को उतनी स्वायत्तता मिली है नहीं मिली है, ये एक सवाल है। जम्मू कश्मीर का एक संविधान जरूर अलग है, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्वज भी अलग है, लेकिन जो संघीय समवर्ती सूची है इसके विषय पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति वो अब पूरी तरीके से उसको स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा जो आपातकाल होता है, राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आप आंतरिक शक्ति, ये पहले की बात बता रहा हूं, अब ऐसा नहीं है, ये सब पहले की बात बता रहा हूं, अब सब खत्म हो चुका है। जो मैं अभी बोल रहा हूं इसको मान लीजिए कि पास्ट की बात है, ये सब पास्ट टेंस में चल रहा है। जो आंतरिक शक्ति है इसके आधार पर आपातकाल आप लागू नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से भारतीय संविधान के जो संशोधन है अनुच्छेद 368, इसके अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही, मतलब राज्य सरकार की आप कोई कानून यहाँ भेजिए, राज्य सरकार इसको मानेगी तभी यहाँ पर लागू होगा, क्योंकि एक स्पेशल स्टेट है। ये स्टेट हमारे पास किसी कारण से आया था, ये ऑटोनोमस था एक समय में। तो हिस्ट्री जानना चाहिए, हिस्ट्री के समय में हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास आया, इसलिए इनको स्पेशल पावर्स इसीलिए दी गई थी। तो अभी ये जो है इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जैसे ही पावर में आएंगे हमें वोट दीजिए, हम ये आर्टिकल 370 हटा देंगे, 35 से हटा देंगे। और जैसे ही वो पावर में आए 2019 में सबसे पहला काम उन्होंने किया कि इसको एब्रोगेट कर दिया। अब ये स्पेशल स्टेट नहीं है, ये 2 यूनियन टेरिटरी है। कई लोग इसके फेवर में या ये कहें कि इसके पहले क्या था और 370 के बाद में क्या हुआ, वो आप देख लीजिए कि अब इनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, इनको केवल जो भारत का झंडा है वो यूज करना है। इसके अलावा पूरा सेंटर का पावर हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी इस पे लागू की जा सकती है, आर्थिक जो आपातकाल होता है। और यहाँ पर माइनॉरिटीज जो है, जो और माइनॉरिटीज है, क्योंकि माइनॉरिटीज यहाँ पर सारे मुस्लिम्स हैं मोस्टली, माइनॉरिटीज बाकी हो गए, वो भी यहाँ पर नौकरी कर सकेंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। आरटीआई यहाँ पर
एप्लीकेबल होगी। पहले आरटीआई नहीं थी, क्योंकि आरटीआई केंद्र सरकार का एक्ट था। इसके अलावा जो असेंबली का ड्यूरेशन है वो 5 साल, पहले ये 6 साल का था। अब ये सारी चीजें यहां हो गई। तो हम ये देखते हैं संघवाद एकता और अनेकता दोनों के आदर, ये कहें दोनों के एक रूपता पे आधारित है। हमारे यहाँ बहुत सारी अनेकता है, विशेष विविधता है, डाइवर्सिटी है, और जरूरी यह है कि राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं, स्वायत्ता की मांग जो भी देश, जो भी क्षेत्र करता है, जो भी इलाका करता है, उसमें राजनीति व्यवस्था से ऊपर उठ के, यानी कि दिमाग में आपके राजनीति ना हो, उनके इन इलाकों के प्रति संवेदनशील हो। आप कश्मीर के लोगों की बात सुने, आप नॉर्थ ईस्ट की बात सुने, आप तमिलनाडु के लोगों की बात सुने, सबकी बात सुने, और उसके बाद एक संघवाद, जो सहयोगी संघवाद है, आपस में मिल के काम करने का, मोहब्बत से सबके साथ पेश आए, और उस तरीके से ये सारी जो दिक्कतें हैं, जो मैंने आपको डिस्कस की, उसको हटाया जा सकता है। एक प्रॉपर फेडरलिज्म, प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे संघवाद की। इसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा मैं, थोड़ा इसको आप कह सकते हैं कि ये समरी है ये, लेकिन हम ये बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।